अभी ये जो मैंने आखिरी 2 पॉइंट्स ब्लू पेन से लिखे ना, इसको आप एक दफ़ा रहने दो, फिर मैं आपको लास्ट में समझा दूँगा। यार इसके समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, जब मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको समझा रहा था, भी आज आपको समझ आ जाएगा। अभी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन किसे कहते हैं? कहते हैं कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं कि दूसरी रिएक्शन विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कहते हैं कि वो रिएक्शन जो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करते ही नहीं, चाहे उसे ज़्यादा करो या कम करो, उसे हम नाम देते हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। या वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो ज़ीरो पावर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की। मिसाल अगर वो रिएक्शन जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रिएक्टेंट के ज़ीरो पावर के साथ, ज़ीरो पावर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, उसे हम नाम देते हैं फर्स्ट ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। अभी मैंने लिखा है रेट इक्वल टू के ए के ऊपर मैंने ज़ीरो लिखा है ना। इससे पहले स्टेप क्या होता था? रेट हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखना था। रेट इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए नॉट ए ज़ीरो। फिर उसको ज़ीरो को मैंने ख़त्म किया, के लिखा, के की जगह मैंने ये मिसाल ये लाया ना। ये आप बुक से कुछ देख लें, उसी तरह ही है जिस तरह से मैंने पहले आपको रेट इक्वेशन डिराइव की, जिस तरह से मैंने लॉ ऑफ मास एक्शन को डिराइव किया। ये डायरेक्ट इक्वेशन नहीं है, लोगों ने इस तरह से निकाला है ना। रेट इक्वल टू के ए अपॉन ज़ीरो, ए एक्सपोनेंट ज़ीरो। सही है। तो यहाँ पर क्या होता है? तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट के बराबर होता है। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर रेट के बराबर होता है। रेट के कांस्टेंट के बराबर होता है। तो आपसे वो क्वेश्चन करेंगे कि वो कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है जहाँ पर रेट और वेलोसिटी कांस्टेंट इक्वल होते हैं। तो आपने कहना है कि वो फर्स्ट के वो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो अगर आप यहाँ पर इसके वैल्यूज़ अगर आप यहाँ पर के यूनिट्स निकालना चाहते हो, देखो मैंने आपको कहा ना कि के यूनिट्स सेम नहीं होते हैं, के यूनिट्स हमेशा डिफरेंट होते हैं। अगर आप ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर के लिए के यूनिट्स निकालना चाहते हैं तो के तो रिएक्टेंस पर डिपेंड करता ही नहीं। के किसके बराबर है? के इक्वल टू रेट। रेट की क्या यूनिट है? मोल डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो इसके तो के यूनिट भी आएंगे यहाँ पर। इस एग्जांपल क्या है? जितने भी फोटोकेमिकल रिएक्शन है, जितने वो क्या है, वो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जैसे कि H2, जैसे कि जब भी आप HCl को बनाओगे, जब भी आप HCl को बनाओगे तो वो लाइट पर डिपेंड करता है। तो वो लाइट पर डिपेंड करता है कि लाइट कितनी है, ये रिएक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। अगर रिएक्शन चाहे जितने भी ले लो, लाइट अपना दे दो, तो इस पर डिपेंड नहीं करता। रिएक्शंस पर डिपेंड नहीं करता। अभी देखो मैंने यहाँ पर लिया है रेट, मैंने इस रिएक्शन का H2+Cl इज इक्वल टू 2HCl, मैंने इसका रेट निकाला है ना। तो रेट इक्वल के H अपॉन Cl, क्योंकि मैंने रिएक्टेंट यहाँ पर लेने, तो ये ज़ीरो ज़ीरो आता है। ज़ीरो ज़ीरो मैंने इस पर क्यों लिखा? क्योंकि रिएक्टेंट पर डिपेंड करता ही नहीं, वो लाइट पर डिपेंड कर रहा है। आपका जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है, आपके जो एंजाइमेटिक रिएक्शन है, जब आप ये सर क्या है, ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अमोनिया का जो रिएक्शन है, जब आप अमोनिया को डिकम्पोज करते हैं, ये कौन सा रिएक्शन है? ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से कहते हैं। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं कि जब आप ये कहते हैं कि वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कहते हैं कि वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जहाँ पर एक्सपोनेंट का सम 1 आ जाए, या वो रेट ऑफ रिएक्शन जहाँ पर, या वो रेट ऑफ रिएक्शन जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो फर्स्ट पावर 1 पावर या फर्स्ट पावर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की। तो यहाँ पर क्या आएगा? रेट इक्वेशन इसका, रेट इक्वेशन इक्वल टू R इक्वल टू के अपॉन A1। यहाँ पर के का यूनिट क्या आएगा? माइनस सेकेंड आएगा। किस तरह से आएगा इसको आप सोल्व कर लो, खुद सोल्व कर लो, आपको जो पता लग जाएगा कि पर सेकंड किस तरह से आता है। आपको तो मैंने मेथड बताया है। उसके बाद एग्जांपल कहते हैं कि इस एग्जांपल लिखे हैं जैसे कि डिकम्पोजिशन N2O5। इसके एग्जांपल आप खुद ही लिख ले। जो तीसरा पॉइंट मैंने लिखा है वो है रेडियो एक्टिव रिएक्शन। रेडियो एक्टिव रिएक्शन जितने भी होते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ही आते हैं। सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी वही है, सम एक्सपेरिमेंट ये वो, बाकी इसके अंदर तो कुछ भी नहीं मेरे ख्याल में से, सिर्फ एग्जांपल ही है। और इसके साथ साथ वही सेम बातें हैं कि सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उसे कहते हैं जब सम एक्सपेरिमेंट क्या हो जाएँ, वो रेट इक्वेशन में 2 के बराबर आ जाए, ये वो है। अभी कहते हैं कि अभी रेट इक्वल टू के A/2, मिसाल वो एक ही वो रिएक्टेंट एक भी हो सकता है, या मिसाल 2 रिएक्टेंट हो सकते हैं, या इस तरह से मैंने कहा। इसमें तो कोई चीज़ भी नहीं है। बाकी इस एग्जांपल इसको आप खुद फाइंड आउट कर ले, ईजी है। मैं फ्रिक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की तरफ आता हूँ। फ्रिक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसे कहते हैं जहाँ पर सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रेट इक्वेशन, मिसाल लेके रेट इक्वेशन का जो एक्सपोनेंट का जो सम है ना, वो हाफ आ जाए, वो 1.5 आ जाए, 1.8 आ जाए, मिसाल वो पॉइंट में आ जाए, 0.5 आ जाए, 1.5 आ जाए, 3.5 आ जाए, 8.5 आ जाए, इस तरह से आ जाए। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ज़ीरो पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की। अभी ये आपको मुश्किल लगे, लेकिन ये बहुत ईजी है। जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे ना, ये बहुत ही ईजी है। अभी इस एग्जांपल क्या है? अभी CH3Cl को आपने उठाया, उससे आपने CCl4 प्लस HCl उठाया, प्लस HCl बनाना। अभी इन्होंने साइंटिस्ट ने ये रिएक्शन, जो मैंने आपको पहले भी कहा कि कुछ रिएक्शन ऐसे होंगे जो बज़ाहिर तो आपको सेकंड लगेंगे, लेकिन वो सेकंड होंगे नहीं।
अभी अभी ये रिएक्शन आपको क्या लग रहा है, आप यहाँ पर कितने कह रहे हैं पर तो दो रिएक्टेंट्स है तो ये सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, लेकिन नहीं, ये सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ही नहीं। तो यहाँ पर अगर आप तो यहाँ पर उन्होंने सेंटेंस ने कहा है कि अगर आप CH3 को डबल करोगे तो रेट ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। लेकिन अगर आप देखो, अगर आप CH Cl3 को डबल करोगे और Cl2 को कांस्टेंट रखोगे तो रेट ऑफ फ्रिक्शन डबल हो जाता है। लेकिन अगर आप CH3 को कांस्टेंट रखोगे और Cl2 को अगर आप 4 गुना ज़्यादा करोगे तो 2 टाइम इंक्रीज़ हो जाता है। तो इसका अगर आप सम निकालोगे तो 0.5 के बराबर ही आएगा। सीडो ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जो बज़ाहिर तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में लगते हैं, लेकिन होते हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। उसे हम नाम देते हैं सीडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हाल हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन, मिसाल जो वाटर की मौजूदगी में होते हैं वो क्या है, वो सीडो ऑर्डर रिएक्शन है। वो क्या है, वो सीडो ऑर्डर रिएक्शन है। अभी देखिए यहाँ पर मैंने हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर उठाया ना, जब मैंने वो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर उठाया, इसको मैंने वाटर की मौजूदगी में जब मैंने ब्रेक किया, वाटर इतना ज़्यादा होता है, वाटर लार्ज एक्सेस में होता है। और रिएक्शन काइनेमेटिक्स की एक प्रॉपर्टी है, जो चीज़ लार्ज एक्सेस में हो उसको हम नेग्लिजिबल कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम वाटर को ज़ीरो लेते हैं। अभी ये एक वाटर है और एक एस्टर है, आपको बाजार क्या लग रहा है कि ये सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, लेकिन ये है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सी तो ज़ीरो ये क्या एक सीडो ऑर्डर रिएक्शन है ना। तो CH3CH3COO प्लस वाटर, तो आपको नतीजे में क्या मिला कि इज इक्वल टू CH3COH। मिसाल वाटर पर डिपेंड नहीं करता, सही है। इस तरह से हाइड्रोलाइसिस ऑफ, जहाँ भी आप हाइड्रोलाइसिस का वर्ड यूज़ कर लो, हाइड्रोलाइसिस का मतलब ये कि सीडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बस ये आप याद रखिए। देखो रेट इक्वेशन का ये एक रूल है, जिस चीज़ पर डिपेंड, देखो वाटर लार्ज एक्सेस में होता है तो जैसे हम उसे इग्नोर करते हैं, रेट इक्वेशन के अंदर ये एक रूल है, जो चीज़ लार्ज एक्सेस में हो उसको आप इग्नोर कर दें। अभी एक होती है मॉलिक्यूलरिटी और एक होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी इसे कहते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व इन ए केमिकल रिएक्शन, कितने मॉलिक्यूल्स एक रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व है उसे हम नाम देते हैं मॉलिक्यूलरिटी। अभी यहाँ पर कहते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हुज कंसंट्रेशन इज चेंज इन ए रिएक्शन, कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसे कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स की कितनी कंसंट्रेशन एक रिएक्शन के अंदर चेंज हो रही है, उसे हम नाम देते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ पर हम सम ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट, अभी देखो जितने रिएक्टेंट्स होंगे वो मिसाल मिसाल अगर रिएक्शंस आपने 3 लें तो उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कितनी 3 है। अगर आपने रिएक्शन 4 लें तो उसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है, 4 है। लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसे कहते हैं कि उसकी कंसंट्रेशन कितनी चेंज हुई, उसे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं, उसे हम डायरेक्ट निकाल नहीं सकते। मॉलिक्यूलरिटी क्या है, ये एक थ्योरेटिकल वैल्यू है। अभी अगर आपने तीन तीन रिएक्टेंट उठाएं तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी की 3 है, अगर आपने 4 उठाएं तो 4 है। लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अंदर ये नहीं है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, तो किस तरह से एक्सपेरिमेंटल थी, वो एक्सपेरिमेंटल इस तरह से वो बाज़ाहिर आपको नहीं दिख रही थी। अगर वो तीन होते तो इसका मतलब ये नहीं कि वो थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था, अगर वो 2 थे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो 2 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था, वो एक्सपेरिमेंटली वैल्यूज़ थी। इसको हम इंडिकेट करते हैं बाय बैलेंस इक्वेशन, इसको हम बैलेंस इक्वेशन से इंडिकेट करते हैं और इसको हम एक्सपेरिमेंटली इंडिकेट करते हैं। और मॉलिक्यूलरिटी हमेशा होल नंबर में आएगी, ये भी हमेशा होल नंबर में आएगी। कहते हैं कि मॉलिक्यूलरिटी कभी ज़ीरो नहीं हो सकती, ना फ्रिक्शन भी हो सकती है ना नेगेटिव हो सकती है। लेकिन ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन में ना बताया, ज़ीरो भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी 3 से हमेशा ज़्यादा होगी और ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन हमेशा थर्ड ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन ही होगा, शायद 3 से ज़्यादा नहीं आएगा, फोर्थ ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन नहीं आएगा। मॉलिक्यूलरिटी ओबे करती है लॉ ऑफ मास एक्शन को, लेकिन ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन ओबे करते हैं रेट लॉ को। लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ, इसके अंदर बहुत डिफरेंस था, ये मैं आपको केमिकल इक्विलिब्रियम के चैप्टर में पढ़ाऊँगा। अभी कहते हैं कि हाफ लाइफ से कहते हैं कि हाफ लाइफ, कहते हैं कि वो टाइम जो रिक्वायर होता है, कहते हैं कि वो टाइम जो रिक्वायर होता है 50% रिएक्शन को प्रोडक्ट में, इस टाइम को मानते हैं हाफ लाइफ। हाफ लाइफ को हम TF से ज़ाहिर करते हैं, सही। अभी अगर आप हर रिएक्शन का, अगर आप हर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का हाफ लाइफ निकालना चाहते हैं, अगर आप हर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का हाफ लाइफ निकालना चाहते हैं तो ये एक ट्रिक है। तो उसके लिए क्या है, ये एक ट्रिक है, T इज हाफ लाइफ इक्वल टू N, N के बाद में लिखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/AN-1। एन यहाँ पर क्या शो करता है, सॉरी ए यहाँ पर क्या शो करता है, ए यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितने है उसको हम ए से डिनोट करते हैं। एन क्या है, एन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। भी अगर आप मैं ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अंदर, मैं ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए मैं मालूम करना चाहता हूँ, तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है
उसके लिए अगर मैं मालूम करना चाहता हूँ तो एन की जगह मैं क्या लिखूँगा, जो हाफ लाइफ के नीचे छोटा सा एन उसके नीचे मैं ज़ीरो लिखूँगा, और ए एन माइनस वन की जगह मैं क्या लिखूँगा, ज़ीरो लिखूँगा। तो ये क्या आ जाएगा, तो ए की और क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। तो ए -1 आ जाएगी, ए -1 में ऊपर ले जाऊँगा तो वो +1 आ जाएगा ना। तो ज़ीरो ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन के अंदर हमने यहाँ पर क्या है, कौन सा रिलेशन डिराइव किया कि ज़ीरो ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन जो है ना, वो हाफ लाइफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए की। मिसाल अगर आप इनिशियल कंसंट्रेशन को कम करोगे तो हाफ लाइफ कम हो जाएगी, अगर आप इनिशियल कंसंट्रेशन को कम करोगे तो हाफ लाइफ कम हो जाएगी। इसी तरह से अगर अगर आप फर्स्ट हाफ लाइफ के लिए फर्स्ट ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन के लिए मालूम करना चाहते हो तो 1 लिख दे, तो t इज़ इक्वल टू 1/1 ये आ जाएगा। और इसको 0.693 इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। इसको मैं आपको दूसरी तरीके से समझाऊंगा, इस तरह से आपको समझ नहीं आएगी। एक्टिवेशन एनर्जी किसे कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी किसे कहते हैं कि वो अमाउंट ऑफ एनर्जी, कहते हैं कि वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो किसी रिएक्शन को, जो इफेक्टिव कोलिजन को रिक्वायर होती है। मिसाल अगर आपने किसी रिएक्शन में इफेक्टिव कोलिजन करना है, उसके लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर होती है उसे हम नाम देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। और ये कहते हैं कि रिएक्टेंट हमेशा होमोजेनियस मिक्सचर होंगे प्रोडक्ट के साथ। मिसाल आप ये नहीं देखो कि भाई ये रिएक्टेंट है एक रिएक्शन के अंदर और ये प्रोडक्ट, वो हमेशा दोनों एक साथ क्या होंगे, होमोजेनियस ही होंगे। इफेक्टिव कोलिजन को हम फ्रूटफुल कोलिजन भी कहते हैं। इफेक्टिव कोलिजन के लिए ये ज़रूरी है कि एक्टिवेशन एनर्जी हो और मॉलिक्यूल्स का प्रॉपर ओरिएंटेशन हो। अगर आपने इफेक्टिव कोलिजन करनी है तो इसके लिए दो चीज़ें रिक्वायर है, एक एक्टिवेशन एनर्जी होना रिक्वायर है और दूसरा उसका प्रॉपर ओरिएंटेशन रिक्वायर है। अभी हर रिएक्शन जब आप करोगे वो हमेशा एक ऐसे फेज से गुजरता है जो क्या होते हैं, जिसे हम एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स। अभी ए बी और ए बी बी को अगर आप रिएक्शन करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये चारों अपने आपस में बॉन्ड बनाते हैं। इस स्टेट को नाम होता है एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स क्या है, वो इंतहाई लेस स्टेबल स्टेट, ये 10 - 10 सेकेंड के लिए होता है। इसको आप आइसोलेट नहीं कर सकते हैं कि भाई मैं इस रिएक्शन को आइसोलेट कर लूँगा, नहीं। ये हर रिएक्शन जो दुनिया में जो भी रिएक्शन होता है वो एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स से गुजरेगा। ये हाई एनर्जी पर हमेशा होते हैं, ये कुछ देर के लिए होते हैं। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती हैं, और वो चेंज हो जाती है किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में। अभी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अगर आपने एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए आपने इनकी क्या कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो आरएनएस इक्वेशन से ही निकाल दें। आरएनएस इक्वेशन को आप सिर्फ, मैंने पहले भी बताया कि आप, मैं सिर्फ इससे एक वीडियो निकालना चाहता हूँ जो मैंने पहले भी आपको बताया। K इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, K इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये दोनों चीज़ें आप याद कर लें, बस बाकी आरएनएस इक्वेशन को छोड़ दें। और ये एक वैल्यू भी याद रखें, E इज इक्वल टू माइनस स्लोप मल्टीप्लाई बाई 2303R। ये एक वैल्यू आप याद रखें, अभी इसके पीछे ना जाके क्या थी क्या नहीं थी, ये किसी बस सर ने डायरेक्टली खुआई थी, इसको आप याद रखें। अभी कहते हैं कि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप किसे कहते हैं, या रेट कंट्रोलिंग स्टेप या रेट लिमिटिंग स्टेप। देखो हर रिएक्शन के अंदर एक ऐसा रिएक्शन होता है, एक स्लो रिएक्शन होता है, जहाँ पर हम क्या करते हैं, उस रिएक्शन के रेट को मेयर करते हैं। वो किसी रिएक्शन के जो मल्टीपल स्टेप रिएक्शन होते हैं ना, जो मज़ीद जो मल्टीपल स्टेप में एक रिएक्शन होता है ना, उस रिएक्शन को उस रिएक्शन के अंदर एक ऐसा रिएक्शन होता है ना, जो जिससे हम क्या करते हैं, हम उसके रिएक्शन को, उसके रेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह के रिएक्शन को हम नाम देते हैं स्लो रिएक्शन, और उस स्टेप को हम नाम देते हैं जिस स्टेप से हम रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करते हैं, जो नाम देते हैं रेट डिटरमिनिंग स्टेप। अभी कहते हैं कि कुछ रिएक्शन ऐसे हैं केमिस्ट्री में जो सिंगल स्टेप में होते हैं, लेकिन बहुत सारे जो सिंगल स्टेप में हो, देखो जो रिएक्शन सिंगल स्टेप में होते हैं उसी का जो सिंगल स्टेप रिएक्शन है वही उनका रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। लेकिन जो रिएक्शन मल्टीपल स्टेप में होते हैं, जो एक से ज़्यादा स्टेप में होते हैं, उनके अंदर सिर्फ एक स्टेप ऐसा आता है जो उसके रेट को डिटरमाइन करते हैं, उसे हम नाम देते हैं रेट डिटरमिनिंग स्टेप। जो स्लोवेस्ट स्टेप है ओवरऑल रिएक्शन का, उसे हम नाम देते हैं रेट डिटरमिनिंग स्टेप। और ये भी याद रखें कि रेट इक्वेशन में स्लोवेस्ट स्टेप, कहते हैं कि रेट इक्वेशन में हम जो लिखते हैं ना, वो एक स्लोवेस्ट स्टेप होता है उसका, उस रिएक्शन का, जिससे हम रेट डिटरमाइन करते हैं। रेट इक्वेशन के अंदर जो भी आप रिएक्शन लिखते हैं ना, रिएक्शन लिखते हैं, वो हमेशा स्लोवेस्ट स्टेप होगा उसी रिएक्शन का। अभी कहते हैं इसने एग्जांपल लेके NO2 जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ लगता है तो NO + CO बना देता है, इसका रेट क्या है NO2, मैंने ये लिख दिया।
अब इस एग्जाम्पल के ये डायरेक्ट इस तरह से नहीं बनता, ये 2 स्टेप में बनता है। सबसे पहले NO2 के साथ मिलकर NO3 प्लस NO बना देते हैं। इस NO3 को हम बनाते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट किसे कहते हैं, ये आप बलूचिस्तान बुक से ये जगह कुछ पढ़ ले, बलूचिस्तान की सेकेंडरी केमिस्ट्री बुक अगर आपके साथ हो तो वहाँ से कुछ पढ़ लीजिए। NO3 रिएक्शन इंटरमीडिएट है। रिएक्शन इंटरमीडिएट उस चीज़ को कहते हैं जो रिएक्शन के अंदर वो ऐसी एक रिएक्शन के अंदर एक ऐसी स्पीशी, या आप लिख दें जो अल्फाज में कह रहा हूँ उसको आप लिख दें। रिएक्शन के अंदर एक ऐसी स्पीशी, एक ऐसा मॉलिक्यूल है, एक ऐसा कंपाउंड जो रिएक्शन के अंदर जो रिएक्शन के अंदर हमें दिखाई ना दे, उसे हम नाम थे रिएक्शन इंटरमीडिएट। अभी NO3 आप पर के रिएक्शन में देख ले, उस वहाँ पर आपने NO3 को देखा नहीं, वहाँ पर हम लोगों ने इसको एक्सप्रेस ही नहीं किया, तो इसको हम नाम थे रिएक्शन इंटरमीडिएट। इससे फिर यही जो NO3 को हम कार्बन मोनोऑक्साइड से सारे मिलाकर NO2 बनाते हैं। मिसाल इसके इसको जो फर्स्ट स्टेप था ना, फर्स्ट स्टेप इनका क्या था, एक स्लो स्टेप था, और इसी स्टेप को ही हम नाम देते हैं रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। अभी कहते हैं कि NO3 के एक रिएक्शन इंटरमीडिएट जो मैंने नीचे लिखा भी, ये क्या होते हैं, ये बैलेंस्ड इक्वेशन में अपेयर नहीं होते। इसके आगे लिख दे क्रॉस, ये रिएटिक ये बैलेंस इक्वेशन में अपेयर नहीं होते, ये एक टेम्प्रोरी होते हैं। ये अपेयर होते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर, इसकी जो बॉन्ड होते हैं वो नॉर्मल होते हैं और इसको हम आइसोलेट कर सकते हैं। देखो पहले मैंने आपको अब क्या बताया, पहले मैंने आपको बताया एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स। यहाँ पर एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स का तो वो हाईली अनस्टेबल, उसको हम अचीव नहीं कर सकते थे क्योंकि उसकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा थी। लेकिन ये जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है ना, रिएक्शन इंटरमीडिएट को हम आइसोलेट कर सकते हैं, ये एक स्टेबल कंपाउंड, इसको हम आइसोलेट कर सकते हैं। और रिएक्शन इंटरमीडिएट और रिएक्शन इंटरमीडिएट और क्या कहते हैं जो दूसरा था उसका क्या नाम था, एक रिएक्शन इंटरमीडिएट और एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स के अंदर फ़र्क ये है कि एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स को हम आइसोलेट नहीं कर सकते, लेकिन रिएक्शन इंटरमीडिएट को हम आइसोलेट कर सकते हैं। अभी वो कहते हैं कि वो कौन से मेथड है जिसके ज़रिए हम, वो कौन से फिजिकल में देखो, वो कहते हैं वो कौन से मेथड जिसके ज़रिए हम रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं। वो फिजिकल मेथड भी और केमिकल मेथड भी। केमिकल मेथड हमारे कोर्स में नहीं, फिजिकल मेथड को हम पढ़ते हैं। फिजिकल मेथड क्या है, फिजिकल मेथड चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़। देखो एक रिएक्शन हो रहा है, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो चेंज आ रहे हैं वही क्या, वो क्या, वो एक फिजिकल मेथड है। नथिंग एट, इसके अंदर ना हम इस रेट किसी रिएक्शन के रेट को फिजिकल मेथड में हम किसी रिएक्शन के रेट को मालूम करने के लिए ना हम कोई चीज़ डालते हैं ना उससे हम कोई चीज़ रिमूव करते हैं। इसी वजह से तो ये एक बेस्ट मेथड है। अगर उसने MCQ दिया कि फिजिकल मेथड किसी रेट कहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन को मालूम करने के लिए फिजिकल मेथड बेस्ट रहेगा या केमिकल मेथड बेस्ट रहेगा, तो आपने उसे आंसर देना है कि फिजिकल मेथड बेस्ट रहेगा। फिजिकल मेथड क्यों बेस्ट होता है, क्योंकि हम उसके अंदर ये नहीं देखते हैं कि ये उसके अंदर हम कोई चीज़ ऐड या रिमूव नहीं करते, ना ही हम उसको उसके अंदर हम सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के चेंज से मालूम कर लेते हैं कि भाई ये रिएक्शन जो है ना कि ये रिएक्शन क्या है। मिसाल इस रिएक्शन के इधर ये स्टेप आ रहे हैं और ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप ये वो है से। अभी कुछ फिजिकल मेथड मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले स्पेक्ट्रोमेट्री। स्पेक्ट्रोमेट्री क्या कहते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या करते हैं, उसके ऊपर हम इंफ्रारेड रेज, विजिबल रेज या अल्ट्रावायलेट रेज डालते हैं। जब हम वो डालते हैं तो वो क्या करते हैं, उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो उसे क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसके एब्जॉर्प्शन से हम ये फाइंड आउट करते हैं कि भाई ये रिएक्शन स्लो हो रहा है या फास्ट हो रहा है। इसकी मिसाल इस रिएक्शन का रेट क्या है, अभी इससे मैं आपको बताता हूँ। रेट ऑफ रिएक्शन अगर जितना एब्जॉर्प्शन होगा, वो एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन जितना ज़्यादा होगा उतना ही रिएक्शन रेट ज़्यादा होगा। सही। अभी एक रिएक्शन स्टार्ट हुआ, जब एक रिएक्शन स्टार्ट हुआ रिएक्टेंट ने, अगर देखो स्टार्ट में रिएक्टेंट क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। स्टार्ट में रिएक्टेंट क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं ना। अभी हम कहेंगे कि रिएक्शन कब ज़्यादा होगा, रिएक्शन का रेट तब ज़्यादा होगा जब रिएक्टेंट कम हो जाएंगे। मैंने ये बताया रिएक्शन का रेट कब ज़्यादा होगा, रिएक्शन का रेट तब ज़्यादा होगा जब रिएक्टेंट्स कम हो जाए। सही, रिएक्शन का रेट तब ज़्यादा होगा, ये बात फिर मैं कह रहा हूँ, रिएक्शन का रेट तब ज़्यादा होगा जब रिएक्टेंट ज़्यादा हों। क्योंकि मैंने कहा अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को जितना बढ़ाते हैं उतना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, जितना कंसंट्रेशन का रेट कम होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। सही। अभी अगर आप अभी मिसाल अभी यहाँ पर देखो ना, अभी यहाँ पर अगर रिएक्शंस ने अभी अगर यहाँ पर ये बातें मैंने जो लिखी ये याद करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप ये याद रखें जैसे कि स्पेक्ट्रोमेट्री, कंडक्टिविटी, डायलेक्ट्रोमेथड, रिफ्रैक्ट्रोमेट्री, ऑप्टिकल रोटेशन, ये किसके लिए यूज़ होते हैं, ये आप याद रखें भी सही। बाकी ये ज़रूरी नहीं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इसको याद ही मत करें, सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ।
अभी कहते हैं कि अगर रिएक्टेंट ने कम लाइट एब्जॉर्ब की, इसका मतलब ये कि रिएक्टेंट कम है। अगर रिएक्टेंट कम है इसका मतलब ये कि रिएक्शन का रेट ज़्यादा है। सी लेकिन अगर प्रोडक्ट ने ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब किया, इसका मतलब ये कि प्रोडक्ट ज़्यादा है। जब प्रोडक्ट ज़्यादा है इसका मतलब ये रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा हुआ है। कंडक्टिविटी किसे कहते हैं? कंडक्टिविटी एक ऐसा मेथड है जहाँ पर हम आयंस, चाहे वो प्रोडक्ट के आयंस हो या रिएक्टेंट के आयंस हो, जब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, वो आयंस, इस प्रोसेस को नाम है कंडक्टिविटी। अभी अगर एक रिएक्शन हो रहा है ना, अगर उसके अंदर आपने मिसाल उसको आपने इलेक्ट्रिसिटी दी, अगर कंडक्टिविटी ज़्यादा हो इसका मतलब ये कि वो रेट ऑफ फ्रिक्शन क्या है। सर उसके अंदर ज़्यादा आयंस बने तो ज़्यादा रेट ऑफ फ्रिक्शन हुआ होगा, अगर कम आयन बने तो कम रेट ऑफ फ्रिक्शन होगा। सही है। अभी अभी अगर रिएक्टेंट के आयंस कम हो, मिसाल अगर रिएक्टेंट के आयंस कम हो, मिसाल इसका मतलब ये कि अगर रिएक्टेंट के आयंस कम हो इसका मतलब ये कंडक्टिविटी, इसका मतलब है कि कंडक्टिविटी कम है। अगर कंडक्टिविटी कम है तो रेट क्या है, ज़्यादा है। ये जो मैं बोल रहा हूँ अभी, जो कंडक्टिविटी कम है, ये इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। सिर्फ आप याद रखिए स्पेक्ट्रोमेट्रिक्स के लिए कंडक्टिविटी किसके लिए है, डायलेक्ट्रोमेट्रिक, ये फर्स्ट लाइन हर चीज़ का मैंने लिखा है, इसको आप याद कर लें। सही। डाई इलेक्ट्रोमेट्रिक किसके लिए? अभी अगर आप किसी रिएक्शन को देख रहे हैं उसके अंदर जो वॉल्यूम चेंज आ जाए, अभी अगर उसके अंदर जो वॉल्यूम चेंजेस आ रहे हैं, अगर किसी रिएक्शन को आप देख रहे हैं उसके अंदर वॉल्यूम चेंजेस आ रहे हैं, इससे अगर हम रेट ऑफ फ्रिक्शन को डिटरमाइन कर दें, इस प्रोसेस को हम नाम है डाई इलेक्ट्रिक मेथड। कहते हैं कि डाई इलेक्ट्रिक मेथड को आप उस वक्त यूज़ कर सकते हैं जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का वॉल्यूम सेम ना हो। सही है। रिफ्रैक्ट्रोमे रिफ्रैक्ट्रोमेट्री क्या होते हैं? ये लिक्विड के लिए होते हैं, याद रखें। ये अप्लाई होते हैं रिएक्शन ऑफ सॉल्यूशन पर जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो। अगर अभी आप याद रखें कि रिफ्रैक्ट्रोमेट्री एक ऐसा फिजिकल प्रोसेस है जो हमें रेट ऑफ फ्रैक्शन को इस तरह बताएं कि उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमें क्या बताएं, उनके रेट ऑफ फ्रैक्शन की वैल्यूज़ बताएं, उनके रेट बताएं कि स्लो या फास्ट, इसे हम होता है रिफ्रैक्ट्रोमेट्री। इसको सिर्फ आप रटा कर ले। रिफ्रैक्ट्रोमेट्री क्या है? जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रेट ऑफ फ्रैक्शन को फाइंड आउट कर सके, इसे हम नाम है रिफ्रैक्ट्रोमेट्री। आखिर ऑप्टिकल एक्टिविटी, ये तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मैं आपको सी पढ़ाऊंगा होगा। ऑप्टिकल रोटेशन सीखते हैं। जो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, मिसाल जो लाइट को जितना पोलराइज कर लें, उसका रेट ऑफ फ्रैक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। इस प्रोसेस को मानते हैं ऑप्टिकल रोटेशन। इसके अंदर तो कोई चीज़ भी नहीं है, ये हुआ लेक्चर, और बाकी जो हाफ लैप रहेगी वो मैं आपको समझा दूँगा।